am Diya from Commerce Classes. Our today's topic is indifference curve. Indifference curve क्या होता है? Indifference curve. An indifference curve show the various combination of two commodities which give equal satisfaction and utility to the consumer. इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो कि दो कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन शो करता है, जिससे हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी देता है। इसीलिए कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन के बीच में, हर एक कॉम्बिनेशन में इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट मीन्स उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई भी कॉम्बिनेशन को ले, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन हो, चाहे बी कॉम्बिनेशन हो, चाहे सी कॉम्बिनेशन हो, उसे हर कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। एन इनडिफरेंस कर्व शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विच गिव्स equal satisfaction and utility to the consumer. Consumer remains indifferent because all the combination gives the same satisfaction and utility to the consumer. Now, अब मैं आपको इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आता है हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है। अब देखिए, पहले हम लेंगे कॉम्बिनेशंस। इधर हम शो करेंगे कॉम्बिनेशन और इसमें है एक्स कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, और ये लेते हैं हम वाई कमोडिटी। ठीक है, और इधर हम शो करते हैं सेटिस्फेक्शन। ठीक है, पहले हम ए कॉम्बिनेशन लिया। ए कॉम्बिनेशन में हमने एक्स की ली 1 यूनिट, तो वाई की हमने कितनी ली 15 यूनिट्स। ठीक है, एक्स की कितनी यूनिट्स परचेज करी 1 यूनिट, और वाई की हमने 15 यूनिट्स परचेज करी। ठीक है, फिर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन में एक्स की यूनिट्स बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने बी कॉम्बिनेशन लिया, तो दूसरा इसका 1 यूनिट बढ़ा दी, मीन्स 1 यूनिट से 2 यूनिट पे आ गई। ठीक है, तो अब मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, वाई की डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, मीन्स अब 15 से किस पे आ गई 10 यूनिट्स पे आ गई। ठीक है, अब देन सी कॉम्बिनेशन में एक्स की मैं और कॉम्बिनेशन और बढ़ाना चाहती हूँ यूनिट्स का, तो मैंने इसकी 3 करी, तो मेरे को इसकी क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसके 8 पे आ गए। ठीक है, अब देन हमने डी कॉम्बिनेशन लिया, इसकी एक्स यूनिट और मुझे इंक्रीज़ करनी है, तो मैंने 4 यूनिट्स करी, तो अब वाई की कितनी करनी पड़ेगी और डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, और डिक्रीज़ कर दी मीन्स 6 कर दी। ठीक है, अब आप पूछेंगे एक की इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे की डिक्रीज़ क्यों कर रहे हैं? क्यों? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज कंज्यूमर कांट एबल टू इंक्रीज हिज बोथ द कमोडिटीज़, दैट इज़ वाई he should have to decrease one commodity for increase other commodity. ठीक है, ये लिमिटेड रिसोर्स के कारण उसे एक कमोडिटी बढ़ाने के कारण उसे दूसरी कमोडिटी को कम करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका हर एक कॉम्बिनेशन में सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलेगा। सपोज़ हमें इधर 1000 न्यूटन्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हमें हर एक कॉम्बिनेशन में कितना 1000 1000 एंड 1000 एक्स वाई जेड कितना भी सेटिस्फेक्शन मिले, हर में सेम ही होएगा। इसीलिए इन कॉम्बिनेशंस में चाहे ए बी सी डी, किसी भी कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है। मीन्स चाहे वो ए कॉम्बिनेशन अटेम्प्ट करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, कोई भी कॉम्बिनेशन ले, उससे सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी सेम ही मिलेगा। इसीलिए कंज्यूमर इसमें इनडिफरेंट होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन अटेम्प्ट करे।
इसीलिए इस कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। क्लियर है? अब मैं इसका ग्राफ आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी शो है और इन ओ वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी शो है। ठीक है, अब सपोज y की हम पहले ज़्यादा है तो x की कम, y की और कम करी तो x की बढ़ी। ठीक है, हमें x की बढ़ानी है तो y की क्या करनी पड़ेगी, और कम करनी पड़ेगी। अगर हमें x की और बढ़ानी है तो हमें y की और कम करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी कहा जाता है। इसको आईसी कर्व मीन्स इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? अब इसे ये ए कॉम्बिनेशन, ये बी कॉम्बिनेशन, ये सी कॉम्बिनेशन और ये डी कॉम्बिनेशन, क्लियर है? इसमें सब में हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ऐसे ही करके ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। क्यों? क्योंकि हम एक की इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की डिक्रीज करनी पड़ रही है। ठीक है, हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडिफरेंस मैप। क्या? इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? देखिए, इंडिफरेंस मैप, देखिए पहले मैंने आपको बताया कि ये जो होता है आईसी कर्व होता है। गॉट इट? ये आईसी इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जब हम बहुत सारे आईसी कर्व्स, इंडिफरेंस कर्व एक ही फिगर में शो करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? वो होता है इंडिफरेंस मैप। उसको मैप बोला जाता है। जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही फिगर में शो करते हैं तो इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। ये आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2, आईसी कर्व 3। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। इसकी आप डेफिनेशन नोट कीजिए। व्हेन मैनी इंडिफरेंस कर्व आर शोन इन वन फिगर दैट इज़ नोन हैज़ इंडिफरेंस मैप। ठीक है, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात ये है कि ये जो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होता है ना इंडिफरेंस मैप में, जैसे जैसे कि हमें इधर शो हो रहा है, ये हमारा IC3 जो कर्व है, देखिए ये जो IC3 वाला जो कर्व है वो सबसे हायर है। मीन्स हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इस वाले में मिल रहा है। सबसे हायर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी किस में मिल रहा है? IC3 में मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन, इस पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो वाले प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, और देन नेक्स्ट उसको किस पे मिलेगा? IC2 में सेकेंड हाईएस्ट मिलेगा। और सबसे लोअर सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी किस में मिलेगा? IC1 में मिलेगा। ठीक है, अब इसको इसीलिए IC3 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1। क्लियर है? मतलब सबसे ज़्यादा इसमें, नेक्स्ट हाईएस्ट IC2 में एंड देन सबसे लोअर IC1 में। क्लियर है? सबसे ज़्यादा IC3 में मिल रहा है, इसीलिए इनमें जो कॉम्बिनेशन, इस वाले कर्व से जो कॉम्बिनेशन बन के आते हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसी वाले कॉम्बिनेशन में मिलता है कंपेयर टू अदर कॉम्बिनेशंस। गॉट इट? अब आता है मेन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं हम? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। गॉट इट? अब पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप है। आपने अभी पढ़ा, क्या इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप है? हाँ,
क्यों है? देखिए मैंने आपको बताया इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं। ऑन इन ओ एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी इज शोन एंड इन ओ वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी इज शोन। देखिए हम एक की कमोडिटी की परचेज बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी, दूसरे की कम कर इसकी बढ़ा रहे हैं, एक की कम कर रहे हैं दूसरे की कम, एक की कम कर रहे हैं तो दूसरे की, तो ऐसे मीन्स ये यूं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्लोप। तो हम कैसे क्या कहेंगे? इंडिफरेंस कर्व हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। क्यों है नेगेटिव स्लोप? मैंने आपको रीज़न बता दिया है, आप अब इसको एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में लिखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बायोग्राफ समझा दिया है इसका लॉजिक, कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये नेगेटिव स्लोप क्यों है। क्यों? क्योंकि जब हम एक कमोडिटी का इंक्रीज कर रहे हैं तो हम दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव स्लोप। गॉट इट? ना कि, ठीक है। और our next topic is it is convex to the origin, means indifference curve क्या होता है? convex होता है। convex मतलब अंदर की तरफ यूं होता है, क्लियर है? अंदर की तरफ आपने ध्यान दिया, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये यूं अंदर की तरफ होता है, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स। और कॉनकेव कैसे होता है? यूं होता है, ठीक है। लेकिन हमारा इंडिफरेंस कैसे होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। मीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक बताया मैंने, हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स मतलब यूं अंदर की तरफ होता है, ना कि कॉनकेव नहीं होता। कॉनकेव मतलब यूं, कॉन्वेक्स मतलब अंदर की तरफ, क्लियर है? तो इसीलिए बोला गया है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। गॉट इट? अब हमारा थर्ड है। थर्ड क्या है? इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस देखिए मैंने आपको इंडिफरेंस मैप बताया, सारे यूं यूं और यूं होते हैं, ठीक है। ये कभी भी आपस यूं होता है, एक कॉम्बिनेशन का ये एक में सारे कॉम्बिनेशन, ये दूसरा बनाया कॉम्बिनेशन ये तीसरे का, मतलब इतने सारे इंडिफरेंस कर्व हो गए, लेकिन ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ईच अदर नहीं करते इंटरसेक्ट, ठीक है। आपस में काटते थोड़े हैं, ये देखो कहाँ काट रहे हैं, ये अलग ही ऐसे हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये रिप्रेजेंट करता है कि सपोज़ करो हम x की कमोडिटी बढ़ाने के लिए हमें y की कमोडिटी की कितनी यूनिट्स गिव अप करनी पड़ रही हैं। मींस x की कमोडिटी एडिशनल यूनिट्स को लेने के लिए हमें y की कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं। सब मतलब कि देखिए मैं एक बार इस डेफिनेशन बताती हूँ। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कमोडिटी y which the consumer has to give up for the one additional unit of other commodity x। x की एक एडिशनल यूनिट खरीदने के लिए, लेने के लिए उसे y की कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसे बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मतलब पता है? मार्जिनल मतलब एक एडिशनल यूनिट। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब उसका एडिशनल यूनिट को लेने के लिए दूसरे की कितना गिव अप करना पड़ रहा है, मींस दूसरे कमोडिटी को कितना हमें छोड़ना पड़ रहा है उस एडिशनल यूनिट को लेने के लिए। क्लियर है? अब मैं आपको शेड्यूल के थ्रू समझाती हूँ। ये है हमारा एक्स गुड और हमारा वाई गुड। अब देखिए, अब है ये
मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को शॉर्ट में MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसको हम डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, ये जो ट्राइंगल है वो किसको मतलब चेंज्ड, कितना चेंज किया हमने कमोडिटी में, Y की कमोडिटी में कितना चेंज आया और ये X की कमोडिटी में कितना चेंज आया, ठीक है। ये है छोटा जो ट्राइंगल है, ये चेंज मीन्स इसको डेल्टा बोलते हैं, चेंज को शो करता है। अभी और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने X की 1 यूनिट खरीदी और Y की खरीदी है 25, ठीक है। अब मुझे X की एक एडिशनल यूनिट खरीदनी है, सपोज एडिशनल यूनिट 1 है तो 2 खरीदनी है, तो मुझे कितनी Y की गिव अप करनी पड़ रही है, 20 गिव अप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना, डेल्टा Y मतलब चेंज कितना हुआ 25 टू 20 मीन्स कितना चेंज हुआ 5 से, ठीक है, 5Y, ठीक है। और चेंज्ड X मतलब डेल्टा X मीन्स कितना चेंज आया 1X, क्लियर है, समझ में आया आपको। अब एक एडिशनल यूनिट्स X की खरीदने के लिए, X की एक एडिशनल मतलब 2 to 3 हो गई ना, अब इसको कितना गिव अप करना पड़ रहा है, ये आ गई 18, तो अब हमें इसका कितना गिव अप किया, हमने इसकी 2 यूनिट्स गिव अप की Y की, एक एडिशनल यूनिट X की खरीदने के लिए। बहुत बार एग्जाम्स में आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के लिए बोल देंगे। एक एडिशनल यूनिट अब 4x गुड की खरीदने के लिए हमें इसकी एक Y की गिव अप करनी पड़ी, ठीक है। तो कितना चेंज आया Y में 1 और X में भी 1, ठीक है। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने का तरीका। ये मोस्टली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है।